डियर स्टूडेंट्स, कमांड एंड कंट्रोल मेथड्स के अंतर्गत नेक्स्ट है एमिशन स्टैंडर्ड्स, उत्सर्जन मानक। उत्सर्जन मानक तीनों तरीके के प्रदूषण पर लागू होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठोस प्रदूषण, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस वेस्ट, तीनों पर। उत्सर्जन मानक कमांड एंड कंट्रोल मेथड्स के अंतर्गत एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत अथॉरिटी, राज्य या सरकार मानकों को सुनिश्चित करके, बता के यह प्रयास लाने का या यह प्रभाव लाने का प्रयास करती है कि जो सामाजिक इष्टतम प्रदूषण का स्तर है वो प्राप्त हो सके। परिभाषा के रूप में उत्सर्जन मानक अपशिष्ट उत्सर्जन की वह अधिकतम दर या मात्रा है जिसे कानूनी अनुमति है। So an emission standard is a maximum rate of discharge that is legally permitted. उत्सर्जन मानक तीन रूपों में हो सकते हैं। नंबर 1, उत्सर्जन मात्रा मानक, स्टैंडर्ड्स एज क्वांटिटी और वॉल्यूम। जैसे हम कहें किसी एक सप्ताह में किसी नदी में अनुपचारित अपशिष्ट 100 टन से अधिक नहीं प्रवाहित होना चाहिए। अर्थात कोई भी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी, फर्म जिसका उत्पादन प्रदूषण उत्पन्न करता है और वह अपने प्रदूषण को किसी नदी में प्रवाहित करता है, उसके लिए एक मानक है कि एक सप्ताह में वह फर्म नदी में 100 टन से ज़्यादा अनुपचारित अपशिष्ट प्रवाहित नहीं कर सकती है। यह एक प्रकार का उत्सर्जन मानक हुआ। अगर इससे ज़्यादा उत्सर्जन किया जाएगा तो उसके लिए लीगल प्रोविजंस होंगे। सरकार ये देखेगी कि उसके लिए जुर्माने या और क्या प्राविधान हो सकते हैं। दूसरा, एम्बिएंट स्टैंडर्ड लेवल्स या एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स, जिसको हम कहते हैं कि गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जो मानक बनाए जाते हैं। गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जो मानक बनाए जाते हैं, जैसे किसी नदी में जल गुणवत्ता बनाए रखने हेतु घुलित ऑक्सीजन का स्तर 3 ppm से कम नहीं होना चाहिए। किसी नदी में जल गुणवत्ता बनाए रखने हेतु घुलित ऑक्सीजन का स्तर 3 ppm से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात उस नदी के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि 3 ppm से कम नहीं होना चाहिए। अब इसी के अनुसार जो फर्म अपना अपशिष्ट नदी में प्रवाहित कर रही होंगी, उनके लिए मानक हो जाएंगे, उनके लिए स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे, वो इसको वायलेट नहीं कर सकती। तीसरे, तकनीकी मानक है, टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ जो नियामन करता है, जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, एक तकनीक के स्तर को परिभाषित करके उसको लागू करती है, जिसका अनुपालन प्रदूषणकर्ता को करना होता है। सो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वो तकनीक के स्तर को, एक टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है, जिसको मानना पड़ता है प्रदूषणकर्ताओं को। हम व्यवहार में
काफ़ी चीज़ें ऐसी देखते हैं। ISO कार इंजन्स के लिए जो मानक हैं, ISO 14, ISO 12, इस तरीके के स्टैंडर्ड्स हम देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए कार के जो इंजन्स के मानक हैं वो अलग होते हैं। जो कम विकसित शहर हैं वहाँ पर कार के इंजन्स के जो मानक अलग होते हैं। सो ISO स्टैंडर्ड्स, ISO मानक। यहाँ उत्सर्जन मानकों का उद्देश्य क्या है? उत्सर्जन मानकों का उद्देश्य है जनता के हितों की रक्षा करना, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उल्लंघनकर्ताओं को, जो नियमों का वायलेशन करें, उनको दंडित करना, उनको कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत लाना। USA की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने, EPA ने क्लीन एयर एक्ट के अंतर्गत इसका उपयोग किया था, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स का। तो एग्जाम्पल में जाने के पहले फिर मैं एक बार रिव्यू करता हूं कि जो उत्सर्जन मानक हैं कमांड एंड कंट्रोल के अंतर्गत एक विधि है रेगुलेशन की, पोल्यूशन के रेगुलेशन की। और इसमें जो पहले तरीके के मानक हैं वह उत्सर्जन के मात्रा मानक हैं, क्वांटिटी और वॉल्यूम, जहां हम एक मात्रा परिभाषित कर देते हैं किसी फर्म के लिए कि उस मात्रा से ज़्यादा प्रदूषण वो नहीं कर सकती। दिस इज स्टैंडर्ड एज क्वांटिटी और वॉल्यूम। दूसरा एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमारा एक परसेप्शन है क्वालिटी के बारे में। जैसे ये एयर क्वालिटी के बारे में अक्सर देखा जाता है तमाम शहरों में, छोटे बड़े में जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हाँ कितना सीमा तक का जो वायु प्रदूषण है वो सहा जा सकता है, चल सकता है, और उसके ऊपर अगर है तो वो नहीं। तो ये क्या है? यहाँ जो एम्बिएंट स्टैंडर्ड है उसका उद्देश्य हो गया कि चाहे वायु गुणवत्ता की बात हो, चाहे जल गुणवत्ता की बात हो, एक निश्चित सीमा, किसी एक स्थान पर किसी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और इसको करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बनाने के लिए फिर विभिन्न फर्मों के लिए जो उस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए क्या अलग से सेपरेट नियम बनाने चाहिए, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो तीसरा टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड, जिसकी बात अभी मैंने की थी, ISO है। विभिन्न तरीके के मापदंड हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यूज होते हैं। जो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स हैं, तकनीकी मानक हैं तीसरे प्रकार के, एमिशन स्टैंडर्ड्स 3 तरीके के हो गए। तीसरे तरीके के जो स्टैंडर्ड्स हैं टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, उनके बारे में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी USA ने एक व्यवस्था बनाई। EPA ने जो मैरीन इंजन्स थे, मैरीन इंजन्स के लिए नए टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स बताए, नए तकनीकी मानक बताए, और कहा कि ये जो मानक हैं इन मानकों को 9 साल की अवधि के अंतर्गत सभी मैरीन इंजन्स प्रोड्यूसर्स को अपनाना पड़ेगा। 1998 को मॉडल ईयर के रूप में लिया गया। जो नई टेक्नोलॉजी थी, देखिए टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके कंपैरिजन में अब हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। तो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले की तुलना में मानक सख्त होगा,
पहले की तुलना में गुणवत्ता बेहतर होगी और जो नया मानक होगा वह निश्चित रूप से इस बात की आवश्यकता को बताएगा कि अब आपको तकनीकी रूप से सुधार करने होंगे। तो जो नया मानक था वो नया मानक ये कहता है कि भाई अब जो पुराने तरीके के इंजन थे, मैरीन इंजन्स थे, उनको अब हमको चेंज करना होगा। नए तरीके के नई तकनीक पर आधारित मैरीन इंजन्स को अब हमको अपनाना होगा। ओल्डर इंजन्स को छोड़ना होगा, नए इंजन्स को अपनाना होगा जो नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जिससे नए स्टैंडर्ड्स फॉलो हो सकते हैं। और अपनाइए, 9 साल का आपको टाइम दिया गया है। क्या होगा यदि हम नई तकनीक पर, नए मानकों पर आधारित इंजन्स का प्रयोग करेंगे तो हमको एक राहत मिलेगी। 12 मिलियन मैरीन इंजन्स, 12 मिलियन मैरीन इंजन्स जो यूएसए में हैं वो 7 लाख टन प्रति वर्ष हाइड्रोकार्बन्स जनरेट करते हैं। 7 लाख टन हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट करते हैं पुराने तरीके के जो इंजन हैं। यदि हम नई पीढ़ी के इंजनों का इस्तेमाल करेंगे, नए स्टैंडर्ड्स, नए मानकों पर आधारित इंजनों का इस्तेमाल करेंगे, तो उनको अपनाने से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन पुराने इंजनों से हो रहा था, अब वह उत्सर्जन, वह एमिशन 37%, 37% कम हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन्स का जो उत्सर्जन पुराने इंजनों के द्वारा हो रहा था वह अब 75%, 75% कम हो जाएगा। HC और NO2 ये दोनों वो उत्सर्जन हैं, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ऐसे उत्सर्जन हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को, श्वसन तंत्र को इरिटेट करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। चेस्ट पेन, कफ, सांस का फूलना, इन्फ्लेमेशन, ये दिक्कतें पैदा करते हैं। सामान्य भाषा में अस्थमा होना और उसका बढ़ना, इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। अब अगर इस तरीके का मानक अपनाया जाता है तो कमांड एंड कंट्रोल मेथड्स के अंतर्गत ये मानक एक इस प्रकार का मानक हुआ कि इस लेजिस्लेशन के अपनाने से एक निश्चित समय अवधि में निश्चित रूप से जो प्रदूषण की समस्याएं हैं उसे निजात मिलेगी, वो कम होगी। ये एक एग्जाम्पल है, एक केस स्टडी है जो रिलेटेड है टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड से, तकनीकी मानक से। सवाल एक ये उठता है कि तकनीकी मानक क्या हो। किसी भी जगह पर 1000, 2000, 5000 इकाई का प्रदूषण हो रहा है, हम कितना उत्सर्जन मानक तो सरकार की बात है, नियम बना दिया, कानून बना दिया कि भाई इतना नियंत्रित करना है। बात यह है कि कितना नियंत्रित करना है, ये कैसे डिसाइड होगा। जब मैंने आपको सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन के विषय में बताया था, वहाँ ये बात आई थी
कि एमसीसी और एमडीसी कर्व के इंटरसेक्शन पर जो सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन आता है, ये सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जो समाज स्वीकार करने को तैयार है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन पोल्यूशन देता है, प्रोडक्शन यूटिलिटी भी देता है। हम किस सीमा तक यूटिलिटी को लेते हुए प्रदूषण को सहन करने को तैयार हैं। तो वहाँ पर जहाँ एमसीसी और एमडीसी कर्व का इंटरसेक्शन होता था वो सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन होता था, और जितना सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन है उतना सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है, और वही एमिशन स्टैंडर्ड होना चाहिए। अर्थात अगर कहीं 1000 इकाई का प्रदूषण है लेकिन एमसीसी और एमडीसी का इंटरसेक्शन ये बताता है कि केवल 500 इकाई प्रदूषण ही समाज स्वीकार करने को तैयार है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ पर सरकार को जो उत्सर्जन मानक फिक्स करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए, वो 500 इकाई होना चाहिए। यानी कि जो प्रदूषण करता है उनके लिए 500 इकाई तक के प्रदूषण की तो स्वतंत्रता है, लेकिन उससे ज़्यादा की नहीं। इससे पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा और सोशल ऑप्टिमम लेवल का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा। एक सवाल उठता है, एमसीसी कर्व, विद्यार्थी लोग, आप लोगों निश्चित रूप से मैंने जो कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया है उसमें 3 फिगर्स हैं। फिगर 5.3, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको फिगर 5.3 के संदर्भ में देखिएगा। एमसीसी कर्व है, एमडीसी कर्व है, दोनों आप जानते हैं। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पॉइंट एफ पर है और वहाँ पर 150 इकाई वेस्ट एमिशन है, 150 इकाई उत्सर्जन अपशिष्ट का है। यानी कि सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन 150 इकाई का है। अगर हमको उत्सर्जन मानक बनाने के लिए आर्थिक तर्क देना हो, हाउ ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स हाउ environmental standards are fixed, उत्सर्जन मानक को कैसे निर्धारित करें? निर्धारित करिए जहां एमसीसी और एमडीसी एक दूसरे को काटते हैं, क्योंकि वही बिंदु यह बताएगा कि सामाजिक इष्टतम प्रदूषण का स्तर क्या है, और वही बिंदु यह बताएगा कि जितना समाज एक्सेप्ट करने को तैयार है वही उत्सर्जन मानक होगा। हमारे चित्र में 150 इकाई है, लेकिन एक प्रश्न आता है, एमसीसी वक्र जो बना है वो कुछ सूचनाओं के आधार पर है। मार्जिनल कंट्रोल कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कर्व, ये कुछ सूचनाओं के आधार पर है। एमडीसी कर्व, ये भी सूचनाओं के आधार पर है। मार्जिनल डैमेज कॉस्ट कर्व, सवाल ये उठता है, एमसीसी कर्व को निर्धारित करने में सरकार अगर सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन 150 इकाई डिफाइन कर रही है तो वह निश्चितता से यह प्रदूषण स्तर तभी डिफाइन कर सकती है जब एमसीसी कर्व को निर्धारित करने के बारे में जितनी भी सूचनाएं उसके लिए आवश्यक हैं वो सारी सूचनाएं उसको उपलब्ध हो गई हों। सो ऑल द इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एमसीसी कर्व इज एग्जैक्ट। सिमिलरली एमडीसी कर्व को निर्धारित करने के लिए जो तमाम सूचनाएं चाहिए वो सब उसको उपलब्ध हो गई हों एंड एमडीसी कर्व इज एग्जैक्ट। देन दोनों का इंटरसेक्शन सोशल ऑप्टिमम लेवल 150 इकाई एग्जैक्ट, एमिशन स्टैंडर्ड 150 इकाई एग्जैक्ट। ये मेथडोलॉजी है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि एमसीसी वक्र का निर्माण कंट्रोल कॉस्ट से रिलेटेड सूचनाओं के आधार पर होता है और कभी कभी ये सूचनाएं पूरी नहीं होती। एमडीसी कर्व का निर्माण तमाम सूचनाओं के आधार पर होता है जो एमडीसी कर्व के निर्धारण के लिए चाहिए,
लेकिन सारी सूचनाएं हो सकता है उपलब्ध नहीं हो, तो क्या होगा? एमिशन स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए जो सोशल ऑप्टिमम लेवल चाहिए, वो सोशल ऑप्टिमम लेवल जो हमारे चित्र के हिसाब से एग्जैक्ट 150 है, इसका निर्धारण एमसीसी और एमडीसी के आधार पर किया। लेकिन अगर एमसीसी के बारे में तमाम सूचनाएं पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हैं, एमडीसी के बारे में निर्धारण के बारे में सारी सूचनाएं पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हैं, तो एमसीसी और एमडीसी कर्व एग्जैक्ट नहीं होंगे, और ऐसे में फिर उनके इंटरसेक्शन से जो लेवल आएगा वो भी 150 नहीं होगा, या तो 150 से ज़्यादा होगा या 150 से कम होगा। होता क्या है कि ये लेवल वाकई में 150 से ज़्यादा या 150 से कम होता है, और जब ऐसा होता है तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं, ऐसी बातें होती हैं, ऐसे परिवर्तन होते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे हम उस सही जगह पर पहुंच जाते हैं जो सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एमसीसी और एमडीसी कर्व से प्राप्त सूचनाएं अपूर्ण थीं, और जो मानक, जो उत्सर्जन मानक फिक्स किया गया वो था 100 इकाई। चित्र में देखिए 5.3। अब अगर 100 इकाई होगा तो 100 इकाई पर एमसीसी ज़्यादा है और एमडीसी कम है, यानी कि 100 इकाई प्रदूषण होने पर जो अंतिम इकाई है उससे जो क्षति है वो कम है, लेकिन 100 इकाई प्रदूषण को प्राप्त करने के लिए अंतिम इकाई का जो नियंत्रण है 100वीं इकाई, उसकी लागत ज़्यादा है। एमसीसी इज ग्रेटर देन एमडीसी। जो प्रदूषण करता है, जो फर्म है जिनके उत्पादन से प्रदूषण हो रहा है, वो नाराज हो जाएंगी। उनको लगेगा अरे भाई हमारे प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोल करने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। हमसे कहा जा रहा है कि आप 300 इकाई जो आपका उत्सर्जन है उसको घटाइए, और उत्सर्जन मानक चित्र में देखिए 5.3। फर्म को कहा जा रहा है कि 300 इकाई का जो उत्सर्जन आपका था उसको घटा के 100 तक ले आइए, 200 इकाई घटाइए, क्योंकि उत्सर्जन मानक कितना है 100। तो उत्सर्जन मानक अगर 100 है और आपका उत्सर्जन 300 है तो आपको 200 इकाई घटाना होगा। लेकिन जब आप 200 इकाई घटाएंगे तो 200वीं इकाई 200th यूनिट जब आप घटाएंगे तो उसकी कंट्रोल कॉस्ट देखिए चित्र में। और अगर ये ना घटाते और 200वीं इकाई का प्रदूषण हो जाता तो उससे जो क्षति होती वो देखिए चित्र में, क्षति कम है, कंट्रोल कॉस्ट ज़्यादा है। एक एजिटेशन होगा, जो कंट्रोल करने वाली फर्म है वो इरिटेट होंगी, वो एजिटेशन करेंगी, सरकार के सामने जाएंगी, कहेंगी भाई रीवैल्यूएट करिए, सोचिए, दोबारा बात करिए, देखिए ये शक्ति ज़्यादा है, हम तो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है। दूसरी ओर जिनको क्षति हो रही होगी वो तो फायदे में है, उनको लग रहा होगा कि हमारा तो जो क्षति है 100 इकाई अगर हो जाता है तो बहुत कम प्रदूषण होगा, इससे हमारी जो क्षति होगी बहुत कम होगी, चुप रहेंगे। तो प्रदूषण से जिनको क्षति है वो चुप रहेंगे, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल करने की जो कॉस्ट है जिनके लिए ज़्यादा है वो अब इरिटेट होंगे, वो रिवैल्यूएट करने के लिए कहेंगे। सरकार को भी लगेगा हाँ कुछ ये मानक ज़्यादा सख्त हो गया, अगर हम 100 इकाई रखेंगे तो ये ज़्यादा सख्त हो गया, नाराज होने वाली फर्म ज़्यादा हैं, और जिनको कम उत्सर्जन सहन करना पड़ रहा है वो तो फायदे में आ गई हैं, तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसके बेसिस पर वो अपनी एमसीसी और एमडीसी को
रिकंसीडर करेगी, चेंज करेगी, उत्सर्जन मानक 100 से बदलेगा। सरकार उत्सर्जन मानक को, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को, एमिशन स्टैंडर्ड को रिलैक्स करेगी, उत्सर्जन मानक में ढील देगी। और जब ढील देगी तो चित्र के अनुसार आप देखिए हम 100 से आगे की ओर आएंगे। ढील दे दी। अभी तक आपसे हम कह रहे थे कि 100 इकाई तक करना है, छोड़िए 110 इकाई तक, लेकिन 110 पर भी एमसीसी एमडीसी से ज़्यादा है। 120, 130, 140, ये रिलैक्सेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी और हम पहुंच जाएंगे बिंदु एफ पर 150 पर, जहां एमसीसी एमडीसी के बराबर आ गई, वहां दोनों की स्थिति बराबर हो जाएगी। प्रदूषण की अंतिम इकाई से उत्पन्न क्षति और प्रदूषण की अंतिम इकाई को नियंत्रित करने की लागत एमसीसी एमडीसी के बराबर हो जाएगी। और यहीं पर जो उत्सर्जन मानक था उसको जो 100 इकाई से ढीला करने की प्रक्रिया थी, 100, 105, 110, 115, 20, 25, 150 फिक्स। उत्सर्जन मानक इससे कम नहीं होगा। उत्सर्जन मानक में 150 से ज़्यादा की ढील नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर आप चित्र की ओर ध्यान दें तो चित्र बताता है कि जैसे ही आप 150 इकाई से ज़्यादा मानक में ढील देंगे वैसे ही एमडीसी एमसीसी से ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात जो अब तक बात कर रहे थे कि प्रदूषण को नियंत्रण करने की हमारी लागत बहुत ऊंची है, वो फ़ायदे में चले जाएंगे, एमसीसी कम है। लेकिन अगर हमने मानक ढीला कर दिया तो उस ढीले मानक की वजह से जो अतिरिक्त प्रदूषण हो जाएगा 150 से ज़्यादा, उसे जो डैमेज कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। 150 जो छूट आएगी, जो ढीलापन होगा उत्सर्जन मानक में, वो 100 से ढीला 105, 110, 100 करके 150 तक उत्सर्जन मानक जब आएगा, इतनी ढील अधिकतम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और जब ऐसा होगा तो हमको एक खास बात मिल जाएगी, ये वो उत्सर्जन मानक का स्तर होगा नया 150, जो सोशल ऑप्टिमल लेवल ऑफ पोल्यूशन है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करने को लिए तैयार है, बिकॉज एमसीसी इज इक्वल टू एमडीसी। दूसरी ओर से लीजिए, मान लीजिए सरकार को सही 150 इकाई मानक का पता नहीं है, उसके पास एमसीसी और एमडीसी को निर्धारित करने के लिए जो उपलब्ध सूचनाएं थी उसके हिसाब से उसने उत्सर्जन मानक को तय किया 175 इकाई। चित्र में देखिए 5.3। अब 175 उसने फिक्स कर दिया, एमिशन स्टैंडर्ड इज 175। तो इसका अर्थ है कि जो फर्म है जिसका कि अधिकतम प्रदूषण 300 इकाई का है, उसको 125 इकाई प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि 175 इकाई तक का प्रदूषण मान्य है। लेकिन ये मानक जब बनाया जाएगा 175 का, तो चित्र बताता है कि यहाँ पर एमडीसी एमसीसी से ज़्यादा है। अर्थात 175 इकाई प्रदूषण में जो अंतिम इकाई प्रदूषण है उससे जो क्षति लागत है वो ज़्यादा है, और 300 की तुलना में 175 लाने के लिए 125 इकाइयों का जो नियंत्रण करना होगा, उसमें से 125वीं इकाई के नियंत्रण की जो कंट्रोल कॉस्ट है वो कम है। कंट्रोल करने वाला खुश, लेकिन 175वीं इकाई को जो सहने वाला है उसके लिए कष्ट ज़्यादा। तो जो खुश हैं, जो फर्म्स हैं, वो चुप रहेंगी, लेकिन दूसरी ओर इस प्रदूषण से जो प्रभावित हो रही हैं, जो पोल्यूटी हैं, जिन पर असर पड़ रहा है प्रदूषण का, वो एजिटेट होंगी, वो इरिटेट होंगी, वो सरकार के पास जाएंगी, वो प्रत्यावेदन देंगी कि आपने इतना ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है उत्सर्जन मानक को 175 कि उनको तो 300 में से 125 इकाई ही को नियंत्रित करना पड़ रहा है। वो तो फ़ायदे में है, उनकी कंट्रोल कॉस्ट बहुत कम है।
लेकिन जो 175 का पोल्यूशन है जिसका असर, तो जो दूसरा पक्ष है, दूसरे पक्ष के लोग हैं जो काम ज़्यादा कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, उनको लगेगा कि 175 इकाई का जो मानक है वो मानक इस प्रकार का है कि हमारी जो क्षति है वो बहुत ज़्यादा है। इतना लूज, इतना ढीला जो उत्सर्जन मानक है वो समाज के हित में नहीं है। जब ये सूचनाएं सरकार को मिलेंगी तो सरकार 175 इकाई के जो उत्सर्जन मानक है उस पर पुनर्विचार करेगी और इस तरीके के ढीले मानक को सख्त करेगी और यह मानक कम होगा 175 से। 175, 70, 65, 60। आप चित्र में देखिए कि जब तक ये 150 तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमेशा एमडीसी एमसीसी से ज़्यादा रहेगी, और जब तक 150 तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमेशा जो प्रदूषण से क्षति प्राप्त करने वाले लोग हैं उनका एजिटेशन ज़्यादा होगा और धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने 175 के मानक को जो उसने इनिशियली फिक्स किया था उसको रिवाइज करेगी, मानक को सख्त करती जाएगी और ये काम रुकेगा 150 पे। ये फिर देखिए वही जगह आ गई जहाँ एमसीसी एमडीसी के बराबर है और जो ये डिफाइन करती है कि अब जो मानक है वो सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन के बराबर है। दैट इज़ दैट इफ़ इनिशियली यदि प्रारंभिक रूप में यदि प्रारंभिक समय पर सरकार को एमसीसी और एमडीसी वक्र की पूर्ण जानकारी हो, और पूर्ण जानकारी तब होगी कि एमसीसी और एमडीसी कैसे हैं जब इंफॉर्मेशन फुल हो रिगार्डिंग कंट्रोल कॉस्ट, रिगार्डिंग डैमेज कॉस्ट, तो हम तुरंत सोशल ऑप्टिमम लेवल 150 इकाई निकाल लेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट को एमसीसी और एमडीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं मालूम है, कंप्लीट नहीं मालूम है, इनकम्प्लीट मालूम है, तो या तो उत्सर्जन मानक 150 से कम होगा या 150 से ज़्यादा होगा। बट अगर वह 150 से कम है जैसे 100, और अगर 150 से ज़्यादा है जैसे कि 175 चित्र के अनुसार, तो ग्रेजुअली बाय गेटिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमसीसी एंड एमडीसी, गवर्नमेंट विल रीइवैल्यूएट, रिकरेक्ट इट्स एमिशन स्टैंडर्ड, और अगर वो 100 होगा तो 100 से 150 आ जाएगा, और अगर वो 175 होगा तो 175 से 150 आ जाएगा। दिस इज बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, by getting more and more experience regarding MCC and MDC, जो inexactness, जो अपूर्णताएं सूचनाओं की थीं जिसे हम MCC और MDC कर्व की पूर्ण जानकारी नहीं बना पा रहे थे, उनके इंटरसेक्शन को लेकर एमिशन स्टैंडर्ड के सोशल ऑप्टिमम लेवल को जानने के विषय में बाय ट्रायल एंड एरर मेथड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ धीरे 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 वो जो मानक है उसकी सिचुएशन हमको मिल जाती है, और उसके बाद एक बार जब मिल जाती है तो गवर्नमेंट फिर उस पर स्टिक करती है। नाउ दिस इज एमिशन स्टैंडर्ड विच इज फिक्स्ड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशंस ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू MCC and MDC curve. This is economic logic or economic fixation of environmental standards. अब देखिए EPA ने एक केस स्टडी की बात करते हैं। EPA ने एक नए एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को फिक्स करने के बारे में एक प्रस्ताव पर चर्चा की। सो EPA प्रपोजेज स्ट्रिक्ट न्यू एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वॉशिंगटन। सरकार ने EPA के माध्यम से जानकारी दी कि जो नया एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको लागू करना है। इसके लिए टेक्नोलॉजी में चेंज होगा
और अगर चेंज होगा तो 6.5 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष, 6.5 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष की लागत आएगी नए इन्वायरमेंटल या नए एमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। जो नए नियम हैं वह नए नियम प्रदूषण की सीमाओं को और सख्त करेंगे। बहुत सारे शहर जहाँ पे वायु प्रदूषण में छोटे पार्टिकल्स की समस्या ज़्यादा है, जहाँ स्मोक स्टैक्स छोटी हैं, उनको सब चीज़ें ठीक करनी होंगी। ऐसी 200 से ज़्यादा स्टडीज़ सामने आई, 200 से ज़्यादा अध्ययन सामने आए और उन अध्ययनों के आधार पर जो इस तरीके के प्रदूषण के नियंत्रण के मानक के समर्थन में लोग थे और जो इसके विरोध में थे, उनकी बातों को देखा गया। 200 अध्ययनों के आधार पर एजेंसी ने कंक्लूड किया कि जो करंट स्टैंडर्ड हैं वो करंट स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, विशेष रूप से बच्चों को। तो 200 अध्ययनों के आधार पर ईपीए ने कहा कि भाई ये बात तो ठीक नहीं है, एयर पोल्यूशन बड़ा हार्मफुल प्रभाव ला रहा है। ईपीए के एडमिनिस्ट्रेटर कैरोल ब्राउनर ने कहा कि अगर इस तरीके का मानक इस तरीके का प्रभाव ला रहा है तो हमको इसको सख्त करना जरूरी है। और उनकी इस राय के आधार पर ईपीए ने न्यू एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जारी करने का प्रस्ताव रखा। अब जो अपोनेंट थे, जो उसके विरोधी थे, उन्होंने इसकी आलोचना शुरू कर दी। आलोचना ये शुरू कर दी कि साहब ये जो आप नया मानक बता रहे हैं तो उसको करने के लिए हमको तकनीकी रूप से इतने इतने परिवर्तन करने होंगे, नई टेक्नोलॉजी को लगाना होगा। नई टेक्नोलॉजी को लगाने में हमारी कॉस्ट बढ़ेगी और जो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी वो बहुत ज़्यादा है, वो कॉस्ट इतनी है। उन्होंने अपना असेसमेंट बताया। लेकिन मिस्टर ब्राउनर ने कहा अब हम दोनों चीज़ों को देखते हैं। हमने दोनों बातों को एनालाइज किया। एक, जो प्रेजेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उससे कितना ज़्यादा स्वास्थ्य का नुकसान है लोगों का, स्पेशली बच्चों का। एक वो कॉस्ट, हेल्थ कॉस्ट। और दूसरे, अगर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हम सख्त करते हैं तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। लोगों को जो विरोध कर रहे हैं उनकी कॉस्ट, एक कॉस्ट। और जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम मानते हैं कि ये ब्राउनर का अपना असेसमेंट है। बताया उन्होंने कि नए स्टैंडर्ड को अपनाने में जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट 6.5 बिलियन डॉलर से लेकर 8.5 बिलियन डॉलर वार्षिक के बीच है। इट इज़ इन बिटवीन 6.5 बिलियन डॉलर टू 8.5 बिलियन डॉलर एनुअली। लेकिन जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो हेल्थ बेनिफिट्स, उनकी जो मॉनिटरी वैल्यू है वो इससे कहीं ज़्यादा है। ब्राउनर ने बताया कि नए स्टैंडर्ड्स को, नए एमिशन स्टैंडर्ड्स को अपनाने की जो कॉस्ट है दैट इज़ इन बिटवीन 6.5 बिलियन डॉलर्स टू 8.5 बिलियन डॉलर्स एनुअली। बट the health benefits which are derived by the new standards, they are to the tune of $120 billion, 120 बिलियन डॉलर्स।
अर्थात नए मानकों को, नए सख्त मानकों को अपनाने की जो लागत है, जहाँ लागत आएगी वो कम है, लेकिन नए मानकों को अपनाने से जो लाभ उत्पन्न होंगे वो ज़्यादा है। इसलिए ब्राउनर ने एडवोकेट किया कि नो, द स्ट्रिक्ट न्यू एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड, एंड दैट वाज द रिजल्ट. By this analysis, ultimately, what was the decision? The decision was that the new air quality standard was applied. An example of emission standard. दो बातें और. एमिशन स्टैंडर्ड्स के बारे में, उत्सर्जन मानकों के बारे में कहा जाता है. आप लोग इस बात के संदर्भ में चित्र 5.4 को देखें. अगर बहुत सारे उत्सर्जनकर्ता हैं, बहुत सारे एमिटर्स हैं, लेकिन उनकी एमिशन को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी अगर बहुत सारे उत्सर्जनकर्ता हैं, एमिटर्स हैं, कई फर्म ऐसी है जो उत्सर्जन कर रही हैं, लेकिन सारी फर्मों की उत्सर्जन को नियंत्रित करने की जो तकनीक है वो अलग अलग है. ऐसे में गवर्नमेंट अगर सबके लिए समान उत्सर्जन मानक की नीति को अपनाती है तो यह गलत होगा. गलत इसलिए होगा, मान लीजिए एन फर्म है, प्रोडक्शन कर रही है, पोल्यूशन हो रहा है, और जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी है एन फर्म्स की वो अलग अलग है. यानी कि किसी की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, किसी की टेक्नोलॉजी कम अच्छी है. ऐसे में सरकार अगर एक नियम बनाए कि भाई सबको 10 इकाई का उत्सर्जन नियंत्रित करना है, तो गवर्नमेंट की यह पॉलिसी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी. तो सरकार की यह नीति लागत प्रभावी नहीं होगी. When there are several emitters with a wide range of technology capabilities, then pollution control policy based on a uniform emission standard would not be cost effective. चित्र 5.4 को अगर हम देखें, दो फर्मों की बात की गई है, फर्म 1, फर्म 2. 200 इकाई का उत्सर्जन दोनों फर्मों का है. नियम अगर देखा जाए तो हम समान मानक बनाएं तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों फर्मों को 100 इकाई उत्सर्जन का नियंत्रण करना है. यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएंगे तो क्या कहेंगे, फर्म 1 आपका उत्सर्जन 200 इकाई है, 100 इकाई नियंत्रित करिए. फर्म 2 आपका उत्सर्जन 200 इकाई है, 100 इकाई नियंत्रित करिए. सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन के हिसाब से हमको उस जगह पर 200 इकाई प्रदूषण चाहिए. एक का प्रदूषण 200 इकाई है, दूसरे का 200 इकाई है. पहली 100 इकाई नियंत्रित करें, दूसरी भी 100 इकाई नियंत्रित करें तो होगा क्या, हमको उस जगह जो प्रदूषण मिलेगा वो 200 इकाई का मिलेगा. जो होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन है. अर्थात पहली फर्म अपने 200 इकाई के उत्सर्जन में से 100 इकाई नियंत्रित करे, दूसरी फर्म अपने 200 इकाई के उत्सर्जन में से 100 इकाई नियंत्रित करे. इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एमिशन रिडक्शन पॉलिसी. लेकिन यह नीति अगर इस तरीके से किया जाए तो चित्र बताता है, विश्लेषण बताता है कि ऐसा करने में हो तो जाएगा, लेकिन जो कंट्रोल कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा होगी. इससे बेहतर तो ये होगा आप दोनों फर्मों को देखिए और जिस फर्म की कंट्रोल कॉस्ट कम हो
यानी कि जिस फर्म की कंट्रोल करने की टेक्निक ज़्यादा एफिशिएंट हो उसको आप ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए कहिए, जैसे कि 100 के स्थान पर 125 इकाई। और जिसकी कंट्रोल टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है, ओल्ड है, पुरानी है, इनएफिशिएंट है, जिसको कंट्रोल करने में ज़्यादा लागत आती है, उसको आप 100 इकाई के प्रदूषण के नियंत्रण के स्थान पर 75 इकाई के नियंत्रण के लिए कहिए। तो बात वही आएगी, 125 और 75, 200 इकाई प्रदूषण नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन अब 200 इकाई जो नियंत्रित होगा वो होगा 125 प्लस 75। 125 किसके द्वारा? जो जिसकी की कंट्रोल टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है। 75 किसके द्वारा? जिसकी कंट्रोल टेक्नोलॉजी कम एफिशिएंट है। इसके आधार पे जब आप लागत को निकालेंगे तो जो कंट्रोल कॉस्ट आएगी वो पहले वाली कंट्रोल कॉस्ट से 100 वाली कंट्रोल कॉस्ट की तुलना में 125 और 75 वाली जो कंट्रोल कॉस्ट है वो कम आएगी। इसलिए यह एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है एमिशन स्टैंडर्ड्स की फील्ड में। याद रखिए विद्यार्थियों, इसको याद रखिए। अगर कई फर्म हैं जिनकी कंट्रोल टेक्नोलॉजी, कंट्रोल कॉस्ट अलग अलग है, जिनकी कंट्रोल टेक्नोलॉजी कम या ज़्यादा है, ऐसे में सभी फर्मों के लिए यदि सरकार एक समान उत्सर्जन मानक को मनाने की नीति अपनाती है तो मानना तो सबको पड़ेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। चित्र 5.4 का यह विश्लेषण इसी बात को बताता है। एक और बात जो हम चित्र 5.5 के संदर्भ में कहना चाहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। एमिशन स्टैंडर्ड्स को, उत्सर्जन मानकों को अगर देखा जाए कि अगर कोई फर्म है जिसका उत्पादन इस प्रकार का है कि वह जो प्रदूषण करता है और उत्सर्जन मानक जो सरकार बनाती है उस पर लागू होते हैं, मानना पड़ता है। अब तक की बातें बताती हैं कि भाई अगर एमिशन स्टैंडर्ड को सरकार सख्त कर देगी तो इसका मतलब है कि हमको अतिरिक्त प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। हमको अपनी जो कंट्रोल टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जब कंट्रोल टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं तो एमसीसी कर्व पीछे की ओर शिफ्ट हो जाता है। दिस इज एमसीसी कर्व। और जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो ये पीछे आ जाएगा। एमसीसी 0 टर्न्स टू एमसीसी 1, पीछे। अब सोचिए, सरकार ने कुछ उत्सर्जन मानक बनाए थे एमसीसी एमडीसी के आधार पे और फर्म उसका पालन करी थी, वगैरह वगैरह सब चीज़ें चल रही थी। सरकार ने जो मानक बनाए उसके हिसाब से फर्म ने अपना कंट्रोल टेक्नोलॉजी बना ली और उत्सर्जन मानक को उसका पालन करने के लिए सारे प्रयास कर लिए, सारी व्यवस्थाएं कर ली। उत्सर्जन मानक कभी भी फर्म को अपनी कंट्रोल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें निवेश करने की प्रेरणा नहीं देते। मैं एक फर्म हूं, मेरी बड़ी आस्था है व्यवस्थाओं के लिए, मानकों के लिए। कल सरकार ने एक मानक बताया था, मैंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको पूरा करने के लिए सब व्यवस्था कर ली। सरकार ने मानक को सख्त किया, तो जब सख्त किया तो सख्त करने की प्रक्रिया में मैंने अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, बढ़ाया,
और जो आवश्यकताएं थीं सरकार की उस मानक को पूरा किया। अगर एमिशन स्टैंडर्ड सख्त होता है तो फर्म को अपनी कंट्रोल टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ता है और इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, खर्च और बढ़ेगा। मैं एक जेन्युइन फर्म हूँ, हमने अपनी कंट्रोल टेक्नोलॉजी को बेहतर किया। मेरा देश, समाज और चीज़ों के लिए बड़ा विश्वास है। मैंने कुछ अतिरिक्त लागत वहन करके अपशिष्ट नियंत्रण करने की एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, अपनाया। मेरा कुछ ज़्यादा करोड़ों रुपया लग गया। आई adopted more advanced technology, and since I have adopted more advanced technology, तो उसकी मेरी एक कॉस्ट है, मैंने करोड़ों रुपया उस पर व्यय किया। मेरा इसको अपनाने का कारण क्या है? कारण ये है कि अगर हम इसको अपनाएंगे, सरकार ने मानक दिया 150 और मैंने और एडवांस टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल की तो हमको जो प्रदूषण कंट्रोल करना है, जैसे मान ली 300 इकाई कुल प्रदूषण था और मुझको 150 इकाई मानक पे लाने के लिए 150 कंट्रोल करना था। ये मुझे मालूम था तो मैंने 150 कंट्रोल करने के लिए एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ये सोचते हुए कि भाई मैं नई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा तो 150 तो मुझको कंट्रोल करना ही है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा तो 150 को कंट्रोल करने की मेरी जो कंट्रोल कॉस्ट है वो घट जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी हम नहीं लाएंगे तो इसमें मेरा भी तो खर्चा होगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, दिस इज खर्चा, एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन कंट्रोल कॉस्ट, बेनिफिट। नई तकनीक को लाने और अपनाने और प्रयोग करने की लागत और नई तकनीक को अपनाने और प्रयोग करने से फायदा। लागत क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाभ क्या है? रिडक्शन इन कंट्रोल कॉस्ट। तो मैंने ऐसी चीज इस्तेमाल की जिसको मुझे लगा कि हाँ भाई मुझको बेनिफिट ज़्यादा है। अपनी कंट्रोल कॉस्ट को घटाने के लिए मैंने दिए हुए 150 इकाई के एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए 300 से 150 इकाई तक अपने प्रदूषण को घटाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ मैंने किया, उस पर खर्च किया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है कि जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी में इंसेंटिव की प्रेरणा नहीं देते हैं, इनकरेज नहीं करते हैं कि आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए और इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, बल्कि डिसइंसेंटिव देते हैं, हतोत्साहित करते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, बचिए, मत बताइए सरकार को, अथॉरिटी को कि आपके पास नई एडवांस टेक्नोलॉजी है कंट्रोल करने की। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर अथॉरिटी को पता चले कि हमारे एरिया में 10 पोल्यूटर्स हैं, 10 फर्म हैं और 150 इकाई का एमिशन स्टैंडर्ड है और सबने अपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबने अपने अपने 300 से प्रदूषण को 150 इकाई तक नियंत्रित करने के लिए सबने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर लिया है अपनी कॉस्ट को घटाने के लिए। अथॉरिटी को लगता है अरे अगर सबके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और सभी अपनी कॉस्ट को तेज़ी से कंट्रोल कर रहे हैं तो क्यों ना हम पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उत्सर्जन मानक को सख्त कर दें। सबके पास टेक्नोलॉजी है, समाज का फायदा होगा। 150 इकाई जो एमिशन स्टैंडर्ड उसको सख्त कर दें, उसको 125 कर दें। अथॉरिटी ये सोच सकती है, लेकिन अगर अथॉरिटी ने ऐसा सोचा और ऐसा नियम लागू किया तो भविष्य में
जिन लोगों ने दिए गए उत्सर्जन मानों को पूरा करने के लिए अपनी लाभों को ध्यान में रखते हुए लागतों को घटाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया कि हम उत्सर्जन मानक 150 को पूरा भी कर लें और उसको पूरा करने की प्रक्रिया में 300 से 150 इकाई तक प्रदूषण को घटाने की जो हमारी वर्तमान लागत है उसको नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम कर लें। हमने तो ये सोचा था, लेकिन ये तो हमसे दो हाथ आगे निकले। इनको पता चल गया कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इन्होंने एमिशन स्टैंडर्ड को 150 से सख्त करके 125 कर दिया। अब जो मैंने सारा कैलकुलेशन सोचा था कि 150 इकाई पर नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से हमको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, वो मेरा सारा का सारा बेकार हो गया। तो फर्म को उत्सर्जन मानक के संदर्भ में अपनी नई एडवांस्ड कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी को दिखाने की प्रेरणा नहीं होगी, बताने की प्रेरणा नहीं होगी, उसमें नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने की प्रेरणा नहीं होगी, उसको छुपाने की प्रेरणा होगी। दैट इज़ वाई जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की प्रेरणा को हतोत्साहित करते हैं, रोकते हैं। जबकि आगे आप देखेंगे जो प्रदूषण कर है, पोल्यूशन टैक्स है, वो उत्सर्जनकर्ताओं को नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की प्रेरणा को बढ़ाता है। दैट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू कमांड एंड कंट्रोल एंड पोल्यूशन टैक्स रिलेटेड टू मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। जहाँ एक और उत्सर्जन मानक फर्म को नई तकनीक में निवेश करने की प्रेरणा से हतोत्साहित करते हैं, नई तकनीक को छुपाने के लिए उत्साहित करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो प्रदूषण कर है वो उत्सर्जनकर्ताओं को नई तकनीक में निवेश करने की प्रेरणा देता है, नई तकनीक के प्रति, उनके उपयोग के प्रति उत्साहवर्धन करता है, बढ़ाता है।